नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आगे के क्वेश्चन करेंगे। आधारशिला मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। आकलन प्रपत्र क्यों बनाएंगे? जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि उनका अधिगम स्तर जानना, यानी उनका लर्निंग आउटकम का स्तर क्या है, उन्हें किस सूची में रखा गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना होगा। तो परीक्षण करने के लिए हमें आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। तो सबसे राइट आंसर क्या हुआ? इसका डी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? तो जो हम प्रपत्र बना रहे हैं उस प्रपत्र में कुछ क्वेश्चन ही रखेंगे। तो वो क्वेश्चन होंगे, वो किस प्रकार के होंगे? क्या ऑब्जेक्टिव होंगे सिर्फ? नहीं। क्या आत्मनिष्ठ होंगे यानी सब्जेक्टिव होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या लिखित परीक्षा होगी? बिल्कुल नहीं। तो जो राइट आंसर है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हुआ। क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना होगा? तो प्रपत्र में जो ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे, टोटल प्रश्नों का 20% ज्ञानात्मक होगा और 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न। तो इन प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चूज किए जाएंगे कि जो हम प्रपत्र बना रहे हैं उसमें क्वेश्चनों का परसेंटेज यानी वेटेज डिसाइड होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक परीक्षण में के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? फिर उसी से रिलेटेड है, पर आप यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि जो आरंभिक परीक्षण किया जाना है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल का किया जाना है। तो प्राइमरी लेवल पर विषयवार परीक्षण और जूनियर लेवल का विषयवार परीक्षण अलग अलग होगा। विषयवार का मतलब क्या है? कितने विषय का होगा? ये जान लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। और ये प्राइमरी में होगा परिवेशीय अध्ययन और अपर प्राइमरी में होगा विज्ञान, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर विज्ञान नहीं पढ़ाते, परिवेशीय अध्ययन के नाम से बुक होती है। तो ये विषयवार परीक्षण हो गया। कक्षा 6 से 8 के बच्चों का आकलन कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर कितने प्रश्न होंगे टोटल? वहाँ पर 15 टोटल प्रश्न होंगे और अपर प्राइमरी में टोटल 25 होंगे। प्राइमरी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 10 होंगे और सब्जेक्टिव 5 होंगे और अपर प्राइमरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 और 5 का है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ पर बात कौन सी हो रही है? अपर प्राइमरी की 6 से 8 की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 20 और 5 प्रश्न होंगे और 25 टोटल प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों का प्राप्तांक यानी बच्चों का जो पूर्णांक है वो कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का पूर्णांक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा? जो आकलन कर रहे हैं समूह का निर्माण कुल कितने समूह का होगा? 3 समूह का निर्माण होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये जो समूह बनाया जा रहा है वो किस बेस पर बनाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे विद्यालय आएंगे उनका हमें परीक्षण करना है। परीक्षण करेंगे और हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लर्निंग आउटकम 0 आ रहा होगा, एलो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लर्निंग आउटकम 1 आ रहा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें 2 मार्क्स मिल रहे होंगे एक क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे होंगे जिनको 3 में 3 मिल रहे होंगे। तो हमें किन बच्चों के साथ काम करने की आवश्यकता है? जिनको 0, 1 और 2 मार्क्स मिल रहे हैं, इन बच्चों पर हमें काम करना है, क्योंकि इनका लर्निंग आउटकम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन बच्चों को ही हमें समूह में निर्धारण करना है। तो जिनका लर्निंग आउटकम 0, 1 और 2, तो इनको समूह निर्धारण करना है। तो ऐसे बच्चे जिनका 0 स्तर है उनका जो समूह सी, यहाँ पर बी और ये ए समूह। तो इस तरह से 3 समूह बनाए जाएंगे। इसका जो राइट आंसर क्या हुआ? ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? आधारभूत आकलन के पश्चात यानी आकलन हम लोगों ने कर लिया है, अब शिक्षक को क्या जानने की आवश्यकता है? उनका जो बच्चे आए हैं उनका अधिगम स्तर क्या है? समूह किस समूह में बच्चे हैं? ए समूह में है या बी में है या सी में है? तो हमें किस बेस पे काम करना है? और समय सारणी के अकॉर्डिंग हम उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ? डी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले बच्चों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? यहाँ पर आकलन के दौरान की बात हो रही है। जब हमने आकलन कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तेज़ी से सीख लेते हैं। तो आप तेज़ी से सीखने वाले बच्चों के साथ क्या करेंगे? उनके साथ उनका डेवलपमेंट हो सके तो संवर्धन क्रियाओं की प्रक्रिया अपनाएंगे। अब आप ये समझ, बाकी ऑप्शन कैसे? ध्यानाकर्षण तो हम लोग उन बच्चों के साथ यूज कर रहे हैं ना, रेमेडियल टीचिंग, जो पीछे रह गए हैं। जो तेज़ी से सीख रहे हैं उनके लिए तो ध्यानाकर्षण की जरूरत ही नहीं है। और आकलन के तरीके के बदलाव उन्हीं बच्चों के लिए है और अभ्यास भी उन्हीं बच्चों के लिए है। अभ्यास तो ये भी सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आकलन के दौरान तेज़ी से सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि संवर्धन क्रियाओं वाली प्रोसेस अपनाई जाए। तो राइट आंसर ए हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? यानी हम जब प्रपत्र बना रहे होते हैं तो हमें
उनका स्टैंडर्ड क्या रखना है प्रपत्र का। जैसे अगर कक्षा 3 का बच्चा हमारे विद्यालय में आया तो हम उनके लिए जो परीक्षण करेंगे, उसके लिए जो प्रपत्र बनाएंगे वो कौन सी कक्षा के लेवल का होना चाहिए। अगर क्लास 3 का बच्चा है तो हमें उसके साथ कक्षा 1 और 2 के लेवल का वो बनाना है प्रपत्र। इसी तरह जो भी जिस भी कक्षा का स्तर है उस कक्षा से पीछे की सभी कक्षाओं का प्रपत्र बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, सी, वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि 3 का बच्चा है तो उसको सिर्फ 2 की क्लास का लर्निंग आउटकम आना चाहिए, उन्हें उसे पीछे की सभी क्लासों के लर्निंग आउटकम आने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तर पर आकलन के समूह बनाएंगे। प्राथमिक में 15 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक में 25, तो 15 × 3 = 45, 45 मार्क्स का प्राइमरी होगा और अपर प्राइमरी में 75 मार्क्स का होगा। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो समूह निर्धारण है वो किस बेस पे होगा, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। प्राइमरी लेवल का और अपर प्राइमरी लेवल का ABC दोनों में ही 3-3 समूह किए जाएंगे। अब इनके प्राप्तांक के अनुसार इन समूहों का निर्धारण होगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो प्राइमरी में हमने बताया हुआ है कि बच्चों का जो मार्क्स होगा 45 मार्क्स का प्रपत्र बनाया जाएगा। इनका समूह निर्धारण होगा A, B, C। तो C में वो बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स 15 से कम हैं, ठीक। B में वो बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स 16 से 20 के बीच में हैं और A में वो बच्चे आएंगे जिनके 21 से 45 के बीच में है। अब आप इसमें मैच कर लीजिए, टोटल मार्क्स 45 हैं तो 21 से 45 वाले ए समूह में, 16 से 20 वाले बी में और 15 से कम वाले सी में। अब आप यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 21 से 75 अंक तक का समूह, 75 अंक टोटल ही नहीं है तो ये गलत हो गया। 16 से 20 का समूह बी, तो आप देख रहे हैं ये आपका मैच कर रहा है। सी में है 25 से कम वाला समूह, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों का समूह कौन सा है। अपर प्राइमरी की बात हो रही है तो यहाँ पर जो अंक होंगे टोटल 75 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पर भी समूह आप देख लीजिए, जो सी में होंगे बच्चे उनके प्राप्तांक 25 से कम होंगे, जो बी में होंगे उनके प्राप्तांक 26 से 34 के बीच में होंगे और जो बच्चे सी में होंगे उनके प्राप्तांक 35 से 75 के बीच में होंगे। तो आप देखिए ए वाला ऑप्शन सही है, ये 26 से 34 समूह बी में आ गए और 25 से कम वाले समूह सी में आ गए। तो यहाँ पर प्राप्तांक का समूह निम्न में से कौन सा नहीं है होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हैं ऑप्शन, तो जो कौन सा नहीं है वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है। वार्षिक परीक्षा फल, सत्र परीक्षा का परिणाम, अधिगम स्तर की सूची। अब यहाँ पे शिक्षण कार्य की पूर्व की तैयारी हो रही है तो फिर से वही चीज़ें, जब हम शिक्षण कार्य तो तभी कर पाएंगे जब बच्चों के बारे में अधिगम स्तर पता होगा, समूह पता होगा, किस लर्निंग आउटकम में है वो पता होगा, समय सारणी। तो ये सारी क्या होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है। अब यहाँ पर जो ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे काम करना है। हर विषय पर 4 विषय होंगे। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो आधारशिला मॉड्यूल में हम पढ़ रहे थे उसमें जो शिविर आयोजित होना था उसमें 2 वादन हो रहे थे और 90-90 मिनट के हो रहे थे, पर यहाँ पर जो ध्यानाकर्षण है उसमें 60 मिनट का होगा। ये चीज़ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद करिए। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाना है, 4 विषयों पर। कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। अगर यहीं पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, परिवेशीय अध्ययन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए निम्न में से वे कौन कौन से हैं। पहला, शिक्षण योजना का निर्माण करना, बिल्कुल करना जरूरी है। बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ध्यानाकर्षण शिविर में मेन तो पर्पज़ यही है। सूची बना लें किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी है। तो आप सभी लोगों ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिए, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।